Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we'll continue with our part 3 of NCERT Examiner solution of chapter 1 and name of the chapter is sets. देखो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूँ. टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, एनसीईआरटी एग्जामिनर सॉल्यूशन के मैं ऑलरेडी दो पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ. दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2. और इन दोनों ही पार्ट पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो थे वो हमने कंप्लीट किए थे, राइट. अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा हमने और क्या क्या किया हुआ. जहां तक आपकी नेक्स्ट प्लेलिस्ट की बात आती है क्लास 11 की, ये आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट है. एनसीईआरटी सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट है जिसमें ऑलरेडी मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अपलोड कर चुका हूं और चैप्टर 4 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑलरेडी चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर के मैं 3 पार्ट्स यानी कि मिसलिनियस एक्सरसाइज का पार्ट 1 तक हम अपलोड कर चुके हैं, मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है. फिर नेक्स्ट प्लेलिस्ट जो क्लास 11 की है, जो विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर की प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जामिनर और क्वेश्चन बैंक जो होता है वहां से मैंने डाले. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी आपको जरूर करना है, ठीक है. अब बात आती है कि इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ पे मिलेगा. तो जैसे ही आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इस तरह से आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे. जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने कल ही कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 3 अपलोड किया था जिसमें मैंने ऑलरेडी, ये आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट है. इसके बाद फिर आपकी चैप्टर 3 असाइनमेंट की प्लेलिस्ट आ जाती है और फिर इसके बाद एनसीईआरटी एग्जामिनर सॉल्यूशन, तीनों प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माय क्लासेस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23. 23 कैसे है, बिकॉज 22 तक आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, 23 ऑनवर्ड्स आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या है आपका, देखो. लेट ए बी एंड सी बी द सेट. आपके पास तीन सेट है, ए बी और सी. Then show that A intersection within bracket B union C equal to A intersection B union A intersection C, ये आपको शो करना है. ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी कर चुके हैं. इसका प्रोसीजर क्या होता है, अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किया तो ये आपको पता होगा इस क्वेश्चन में हमारी अप्रोच क्या होगी. इस क्वेश्चन में हमारी अप्रोच होगी, पहले हम ये प्रूव करेंगे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सबसेट होगा राइट हैंड साइड का, और वो हमारा इक्वेशन 1 होगा. फिर हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड जो वो सबसेट होगा लेफ्ट हैंड साइड का, वो हमारी इक्वेशन 2 होगी. अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इज इट क्लियर, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू शो प्रॉपर प्रेजेंटेशन से आप इसी तरह से स्टार्ट करोगे. व्हाट वी हैव टू शो, ये आप एज इट इज लिखोगे दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी is equal to A intersection B यूनियन A intersection C. A intersection C, ये क्लियर है यहां तक, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू नाउ, जैसे कि मैंने कहा हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. तो लेट देयर इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट x which belongs to A intersection B union C. तो एक एलिमेंट है जो लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है, ठीक है. अब इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ए x बिलोंग्स टू A. इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड x बिलोंग्स टू B यूनियन C, एंड x बिलोंग्स टू B यूनियन C. ये बात क्लियर है, ठीक है. एंड इट बिलोंग्स टू A एंड अब इसको आप कैसे लिखोगे, इट विल बी रिटन एज x बिलोंग्स टू B. यूनियन का मतलब होता है और x बिलोंग्स टू C, क्लियर है यहां तक, ठीक है. देन नाउ next step will be x belongs to A and x belongs to B. ये क्लियर हो गया, ठीक है. विद इन द ब्रैकेट देन और विद इन ब्रैकेट अगेन x belongs to A and x belongs to C. इज इट क्लियर, ठीक है. अब देखो एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन. एंड व्हाट अबाउट और का मतलब होता है यूनियन. और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है यूनियन. और मीन्स यूनियन. अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इट कैन बी रिटन एज इट इंप्लाइज x बिलोंग्स
एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, इट मींस एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और का मतलब क्या हो गया, यूनियन, यूनियन, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू, अगेन एंड, ए इंटरसेक्शन सी। तो आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि ये जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग कर रहा है, और ये जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन सी को भी बिलोंग कर रहा है। तो कैन आई से दैट इट कैन बी रिटन एज, it implies x belongs to, a intersection b union a intersection c। ये बात समझ में आ रही है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। देयरफॉर कैन आई से दैट, अब देखो हमने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया था x, जो लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा था। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये सेम एलिमेंट जो है वो राइट हैंड साइड को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की क्या है, सबसेट है। तो कैन आई से दैट लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन, अवर लेफ्ट हैंड साइड इज, अवर लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अवर लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। So we will write it as A intersection B union C is the subset of, this is the right hand side, this is the right hand side, is the subset of A intersection B union A intersection C, A intersection C. And let us say this is equation number 1. Let us say this is equation number 1. यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब हमें क्या शो करना है, नाउ वी विल शो दैट, टू शो, नाउ वी विल शो दैट, अब राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज द राइट हैंड साइड, that A intersection B union A intersection C is the subset of, and this is the left hand side, is the subset of A intersection B union C. क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आपको ये प्रूव करना है। नाउ लेट there is an arbitrary element y which belongs to A intersection B union A intersection C। हमने ये कहा कि एक एलिमेंट y है जो लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है। अब अगर यही एलिमेंट राइट हैंड साइड को भी बिलोंग करता है तो प्रूफ हो जाएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सबसेट है राइट हैंड साइड का। ये बात समझ में आ रही है, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैसे ले सकते हो, इट कैन बी रिटन एज विच इंप्लाइज y belongs to A intersection B, y belongs to A intersection B, और यूनियन का मतलब क्या हो गया, और y belongs to A intersection C, A intersection C। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ if an element belongs to A intersection B, what does it mean? It means that y belongs to A, it means that y belongs to A intersection का मतलब क्या होता है, and y belongs to B, y belongs to B। ये क्लियर है आपको, ठीक है। और in this case what we will write, y belongs to A intersection का मतलब क्या हो गया, and y belongs to C, y belongs to C। ये क्लियर हो गया, ठीक है। Then in the next step we can write it as y belongs to A and can I say that y belongs to B और y belongs to C। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, भाई देखो y belongs to A, y belongs to A कॉमन है, and y belongs to B और y belongs to C, यही हुआ इसका मतलब, ठीक है। इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। now in the next step we can write it as it implies y belongs to A and y belongs to, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है यूनियन, राइट। So or means what, B union C, so it will be y belongs to B union C, it will be y belongs to B union C। यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू, देखो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, B यूनियन C।
बी यूनियन सी। तो क्या हुआ यहाँ पर, बट भी क्या करनी है, देखो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है को एलिमेंट वाई बिलोंग कर रहा है, अब राइट हैंड साइड को भी एलिमेंट वाई बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अगेन बट वी हैव प्रूव दैट, देखो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी, इस केस में हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, इस केस में हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। वो लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इट मीन्स बट वी हैव प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी is the subset of A intersection B union C, B union C। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट में आपने प्रूव किया था कि ये वाली जो साइड है वो इसका सबसेट है। सेकंड इक्वेशन में आपने प्रूव किया कि ये वाली जो साइड है वो इसका सबसेट है। तो फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से दैट फ्रॉम वन एंड टू वी गेट दैट ए इंटरसेक्शन, ये आपका प्रूविंग में, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी is equal to this side a intersection b union a intersection c। क्लियर है यहां तक? हैंस इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। और आपको याद होगा जब मैंने एनसीईआरटी में अगर आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूँ आपको। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो आइडियली जो आपकी एक्सरसाइज 1.6 है उस कंसेप्ट पर बेस्ड ये आपके क्वेश्चंस होते हैं। एक्सरसाइज 1.6 का जो कंसेप्ट है वहां हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ दैट एन ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो आपका 2023-24 का सिलेबस है, उस सिलेबस में आपका ये वाला जो फॉर्मूला वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, डिलीटेड हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है क्या इस तरह का क्वेश्चन फिर सिलेबस पेपर में आ सकता है? आ सकता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। वो वेन डायग्राम आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे करवा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वेन डायग्राम से आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सिलेबस में अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट वाला, तो इस फॉर्मूले के बिना भी ये क्वेश्चन हो सकता है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो आपको घबराना नहीं है, वेन डायग्राम से बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो देखो आपके पास वेन डायग्राम में 3 सर्कल वाला क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस के हिसाब से, 2। तो मैं आपको एक 3 सर्कल वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, एक 2 सर्कल वाला करवाऊंगा, दोनों ही तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका। आपका क्वेश्चन है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने? 100 स्टूडेंट। 15 पास इन इंग्लिश। भाई 100 में से 15 बच्चे ऐसे जो इंग्लिश में पास हुए हैं, 12 बच्चे ऐसे जो मैथ्स में पास हुए हैं, 8 बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में पास हुए। ये बात क्लियर है? ठीक है, और 6 बच्चे ऐसे जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में पास हुए। 7 बच्चे ऐसे जो मैथ्स और साइंस दोनों में पास हुए, और 4 बच्चे ऐसे जो इंग्लिश और साइंस में पास हुए, और 4 बच्चे ऐसे जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए। ये तो आपकी स्टेप। पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है मैं उसको लिख लेता हूँ। पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है मैं उसको लिख लेता हूँ। देखो गिवन क्या है आपको, जहां तक गिवन की बात है, लेट प्रेजेंटेशन देखो कैसे स्टार्ट करोगे। लेट यू डिनोट द यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टूडेंट्स। लेट यू डिनोट द यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट एम डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट। मान लेते हैं एम जो है वो क्या है, वो उन स्टूडेंट्स का सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स, हु पास्ड इन मैथमेटिक्स, हु पास्ड इन मैथमेटिक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन लेट एस, एस डिनोट द
set of students passed in who passed in science, who passed in science, and then let E denote the set of students who passed in English, who passed in English. ये क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं, पहले मैं क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं। देखो ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखकर जो भी आपने सेट बनाए हैं इनकी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है वो हमें लिखना। नाउ व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन। देखो जहां तक सबसे पहले आपने सेट यू लिया था, यू आपका क्या होगा, यू होता है यूनिवर्सल सेट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 100। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट इज 100, दैट इज 100। ठीक है। फिर एम था हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, तो 12 स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास हुए। ठीक है। तो एनएम क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12। राइट। इंग्लिश में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, 15। तो कैन आई से दैट एन ऑफ ई, ये आपका हो जाएगा 15। ये आपका क्या हो जाएगा, 15। अब साइंस में कितने पास हुए स्टूडेंट, साइंस में पास हुए 8। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8। ये हो जाएगा आपका 8। राइट। इसके बाद कितने ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास हुए, इंग्लिश और मैथ्स, वो है आपके 6। तो दोनों में पास होने का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एन, ये कितना है आपका, ये आपका 6 है। ठीक है, ये आपका 6 है। अब कितने ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ्स और साइंस दोनों में पास हुए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और वो है 7। तो आपने लिखा एन एम इंटरसेक्शन एस, और ये आपका हो गया 7। ये आपका क्या हो गया, 7। फिर आता कितने ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश और साइंस दोनों में पास हुए हैं, वो है 4। वो है 4। तो एन ई इंटरसेक्शन एस, ये आपका कितना हो गया, 4। ये आपका कितना हो गया, 4। अब कितने ऐसे स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए, तीनों में, वो है आपके, ये भी 4 स्टूडेंट है। ये भी कितने हैं आपके, 4। इसका क्या मतलब हुआ, दैट एन ई इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 4। तो क्वेश्चन से हमने सारी वैल्यूज लिख ली। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इस पर ही बेस्ड हम बनाएंगे अपना वेट डायग्राम। इस पर बेस्ड हम क्या बनाएंगे, अपना वेट डायग्राम। अब जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपकी इंफॉर्मेशन, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। एक सेट हो गया आपका मैथमेटिक्स का, ले लेंगे हम। एक सेट हम ले लेंगे, ये हो गया आपका साइंस का। एक सेट हम ले लेते हैं इंग्लिश का। एक सेट हो गया आपका इंग्लिश का, इस तरह से। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। रेड वाला जो पार्ट है आपका, ये हो गया आपका मैथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। ग्रीन वाला जो हो गया आपका, वो हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन साइंस। और ये ब्लू वाला जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। ठीक है। अब इन सभी जो यहाँ पे ब्लैंक कॉलम दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको वैल्यूज डालनी है। जैसे कि मान लो यहाँ आ गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, और ये हो गया आपका जी। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन पर आओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन से आप वेन डायग्राम को रिलेट करो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। ठीक है। एक काम करते हैं, इंग्लिश मैं इसको थोड़ा ऑर्डर इसका प्रॉपर कर देता हूँ। शुरुआत इंग्लिश से हुई है, तो एक काम करते हैं, इसको इंग्लिश ले लेते हैं, इसको मैथ्स ले लेते हैं, और ये आपका हो जाएगा साइंस। ठीक है।
अब क्या कहा जा रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड मैथ्स। तो आपको कहा जा रहा है कितने स्टूडेंट इंग्लिश और मैथ्स में पास हुए हैं लेकिन साइंस में पास नहीं हुए। इसका मतलब आपको कहा जा रहा है कि इंग्लिश और मैथ्स का इंटरसेक्शन वैल्यू फाइंड करो। इंग्लिश और मैथ्स की इंटरसेक्शन वैल्यू फाइंड करो। अब देखो ये आपका इंग्लिश है, ये आपका मैथ्स है, दोनों का कॉमन कॉमन एलिमेंट क्या है, बी। देखो बी में जो है आपका मैथ्स वाला शेड भी आ रहा है ग्रीन वाला, और इंग्लिश वाला भी आ रहा है रेड वाला। समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना, फर्स्ट पार्ट में आपको बी एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फाइंड हाउ मेनी पास इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश। अब बात हो रही है मैथ्स और साइंस। तो देखो ये आपका मैथ्स है, ये आपका साइंस है। तो आपको एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। फिर आपको कहा जा रहा है इन मैथमेटिक्स ओनली, कितने स्टूडेंट है जो सिर्फ मैथ्स में ही पास हुआ, सिर्फ मैथ्स में, तो वो है सी। यहाँ आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो जो भी इंटरसेक्शन वाली वैल्यू है बी प्लस टी प्लस सी प्लस एफ, ये इसका आंसर होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पहले इन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी। इतनी बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले हमें इन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पहले अब आप ये देखो क्या, हाउ विल वी फाइंड द वैल्यू। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द वेन डायग्राम, फ्रॉम द वेन डायग्राम, फ्रॉम द वेन डायग्राम। देखो जहां तक मैं बात कर रहा हूं ई की कैन आई से दैट ई में देखो, देखो यहाँ पर ग्रीन कलर भी दिखाई दे रहा है आपको, रेड कलर भी दिखाई दे रहा है और ये ब्लू कलर भी। इसका मतलब जो ई एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, वो इंग्लिश मैथ्स और साइंस के इंटरसेक्शन के इक्वल। ठीक है। तो ई की जो वैल्यू है ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स इंटरसेक्शन साइंस। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, तो इन तीनों की इंटरसेक्शन वैल्यू कितनी है, इन तीनों की इंटरसेक्शन वैल्यू 4 है। इन तीनों की इंटरसेक्शन वैल्यू कितनी है आपकी 4। तो इट इज इक्वल टू 4। तो आपके पास ई की वैल्यू है। ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स, इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स, ये मैंने आपको अभी कहा था। देखो इंग्लिश और मैथ्स के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू, पहले तो मैं क्वेश्चन से देखता हूँ कि इंग्लिश और मैथ्स की जो इंटरसेक्शन वैल्यू है वो कितनी है। देखो इंग्लिश और मैथ्स की जो इंटरसेक्शन वैल्यू है वो 6 के इक्वल है। और देखो ये आपका इंग्लिश है और ये मैथ्स है। अब इंग्लिश और मैथ्स के इंटरसेक्शन में दो एलिमेंट आ रहे हैं, अगर मैं शेड करता हूँ इसमें दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक आ रहा है बी और ई। इसका मतलब बी प्लस सी, बी प्लस ई की जो वैल्यू है वो 6 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी प्लस ई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 6 के। क्वेश्चन में ये गिवन है 6 और बाय वेन डायग्राम इट इज इक्वल टू बी प्लस ई। क्लियर है यहां तक आपको, बाय वेन डायग्राम। अब देखो ई की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 4। तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज बी प्लस ई की जगह क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 6। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज ई इज इक्वल टू 4। तो बी की वैल्यू आपके पास आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई 2। पहले सभी एलिमेंट्स की हम वैल्यू निकाल लेते हैं फिर एक साथ आंसर देंगे। तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। ये क्लियर है आपको, ठीक है। देन व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश इंटरसेक्शन साइंस, तो अगर मैं क्वेश्चन पर जाता हूं इंग्लिश और साइंस में पास होने वाले कितने स्टूडेंट है टोटल, तो देखो ये है 4। अब देखो इंग्लिश और साइंस, तो ये आपका रेड वाला शेड है इंग्लिश और ये आपका साइंस। तो दोनों में अगर मैं शेड करता हूं तो दोनों के इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, डी और ई, डी और ई। इसका मतलब डी प्लस ई इक्वल टू 4, डी प्लस ई इक्वल टू 4, डी प्लस ई इक्वल टू क्या है आपका 4। तो कैन आई से दैट इक्वल टू 4 इक्वल टू डी प्लस ई, विच इम्प्लाइज डी प्लस ई की वैल्यू भी कितनी है 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब डी की जो वैल्यू है वो 0 है। डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो वैल्यू है वो आपकी किसके इक्वल है,
देखो मैथ्स का मतलब ये हो गया, ये पूरा ये इस सर्कल में जो भी वैल्यूज है वो सभी स्टूडेंट मैथ्स में पास हो। ऑनलाइन नहीं कहा है उसने, कहा मैथमेटिक्स। तो जितने भी सर्कल के मैथ्स के सर्कल के अंदर जितने भी स्टूडेंट है वो सारे मैथ्स में पास हो। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वैल्यू 12 के इक्वल है। तो 12 इक्वल टू क्या होगा, देखो सर्कल में आपकी कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। इसका मतलब 12 इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा ये, इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 12 एंड इट इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस सी प्लस एफ। विच इम्प्लाइज, देखो बी की वैल्यू तो 2 है तो बी की जगह तो आ जाएगा 2। बी की जगह क्या आ जाएगा आपका 2। सी की वैल्यू हमें नहीं पता, ई आपने, ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी आपको, क्वेश्चन से सबसे पहले हमने फाइंड की थी। ई की वैल्यू क्या है 4, ई की वैल्यू क्या है, ठीक है। और एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू जो है आपकी क्वेश्चन में, भाई हमें एफ की वैल्यू अभी फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसको आप एज इट इज लिखो एफ और इसको इक्वल टू कर देते हैं 12 एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एफ की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, देखो एफ की वैल्यू जो आ रही है वो किसके इंटरसेक्शन में आ रही है, एफ की वैल्यू आ रही है आपकी ये आपका मैथ्स है और ये आपका साइंस है, मैथ्स और साइंस के इंटरसेक्शन में आ रहा है एफ। तो अब हमें क्या फाइव सॉल्व करना होगा, एम और एस का इंटरसेक्शन, एम और एस का इंटरसेक्शन। तो मैं यही सॉल्व कर देता हूं, देखो एन एम इंटरसेक्शन एस, और ये आपका किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू ई प्लस एफ, ई प्लस एफ। अभी हमने वेन डायग्राम से देखा इट इज इक्वल टू ई प्लस एफ, इट इज इक्वल टू ई प्लस एफ। अब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स और साइंस दोनों में पास हुए, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स और साइंस दोनों में पास हुए एज पर क्वेश्चन, वो है 7। वो कितना है आपका 7, वो कितना है आपका 7। तो इसका मतलब ये हुआ दैट 7 इक्वल टू ई प्लस एफ हो जाएगा। अब ई की वैल्यू आपको पता 4 है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 - 4 इक्वल टू 3। वाई, बिकॉज ई इज इक्वल टू 4। आइडियली आपको क्या करना है, आप ये वाला पार्ट पहले करना, दो दो के इंटरसेक्शन वाला, मतलब ये इसको पहले कर लेना, फिर इसके बाद हम इस पर आएंगे। समझ में आ रहा है, पहले ये सारी वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, अदरवाइज जैसे मैंने किया वैसे करते हो तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर, फिर इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना पड़ेगा। अब क्या है कि आपके पास एफ की वैल्यू आ चुकी है, एफ की वैल्यू कितनी आई है 3। यहाँ पर एफ की जगह आप 3 पुट कर दो, यहाँ पर आप एफ की जगह क्या पुट कर दो 3। तो यहाँ अगर आप एफ की जगह 3 पुट करते हो 3, अब यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, 4 + 3 7 + 2 9 -9। तो सी इक्वल टू क्या हो गया आपका 3, सी इक्वल टू क्या हो गया आपका 3, ठीक है। इसी तरह से आप देखो, आपको वैल्यू गिवन है एन ई की वैल्यू कितनी गिवन है 15। अब इस सर्कल में, इंग्लिश वाले सर्कल में जो भी एलिमेंट्स है उनका सम 15 के इक्वल होगा, 15 के, यानी कि ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी किसके इक्वल होगा 15 के। ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू क्या होगा आपका 15। तो आपने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश इज इक्वल टू 15 विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डी प्लस, राइट। तो देखो ए आपका एज इट इज आ जाएगा, बी हमने अभी फाइंड किया था, आई थिंक बी हमारा कितना था, बी हमारा 2 है तो बी की जगह 2 लिखो। डी आपका 0 है तो डी की जगह आप 0 लिखो। ई आपका 4 है और इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। अब 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो ए आपका कितना हो गया 15 - 6, और ये आपका हो गया 9, ये आपका कितना हो गया 9। इसी तरह से आप नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन साइंस भी देख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन साइंस कितने हैं 8। अब साइंस वाले सर्कल में जो भी एलिमेंट है इन सभी का सम होगा 8, जैसे कि डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी किसके इक्वल होगा 8 के होगा, किसके इक्वल होगा आपका, ये आपका इक्वल होगा 8 के, इट विल बी इक्वल टू 8, राइट। तो आपने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन साइंस इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये क्लियर हो गया, ठीक है।
अब डी की वैल्यू तो 0 है, ई की वैल्यू आपकी 4 है, एफ की वैल्यू चेक कर लेते हैं, एफ की वैल्यू कितनी आई थी, एफ की वैल्यू 3 आई थी। एफ की जगह आप रखोगे 3, और जी आपको फाइंड करना है, इक्वल टू हो जाएगा 8। 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, तो जी हो जाएगा 8 - 7 दैट इज 1। सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है, बस सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था। अब साथ में मैं वेन डायग्राम को भी यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। फिर देखो, जब आप क्वेश्चन से वेन डायग्राम को रिलेट करोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि आंसर किस तरह से करना है। चलो, आई थिंक अब आप दोनों चीजों को एक साथ देख पा रहे हो। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था आपसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट इन साइंस। इंग्लिश और मैथ्स का इंटरसेक्शन, लेकिन उसमें साइंस वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो इंग्लिश और मैथ्स का इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, बी। तो फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है बी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपको फाइंड करना है। अब बी की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। बी की वैल्यू जो हमारी आई थी वो आई थी, बी की वैल्यू आई थी 2। यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 2। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे जो मैथ्स और साइंस में तो पास है लेकिन इंग्लिश में पास नहीं है। तो मैथ्स और साइंस के इंटरसेक्शन में से इंग्लिश वाला हटा। मैथ्स और साइंस के इंटरसेक्शन में से आप इंग्लिश वाला हटा दो, तो यानी कि आपको ये ई हटाना है। मैथ्स और साइंस के इंटरसेक्शन में एफ को रखना है, तो यानी कि इस पार्ट में आपको एफ निकालना है। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एफ। एफ की जो हमारी वैल्यू आई थी वो आप देख लेते हैं क्या आया था। एफ हमारा आया था, एस एफ आया 3। तो एफ की जगह क्या आ जाएगा 3। एफ कितना आ गया 3। अब यहाँ आपको पार्ट 3 में क्या कहा जा रहा है, मैथ में कितने स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में ही पास हुए हैं। आप जैसे होनहार बच्चे, आप जैसे होनहार बच्चे सभी में पास होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे निकम्मे बच्चों की बात हो रही है जो सिर्फ मैथ्स में ही पास हुए हैं। आप अपने ऊपर मत लेना, आप तो सभी में पास होने वाले हैं, आप तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में मेरी तरह होंगे, जिनको मैथ्स ही पढ़ने का चस्का लगा रहता था, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, वो है सी। सी, ठीक है। तो यहां पर आ जाएंगे सी। तो सी की वैल्यू क्या है वो हम देख लेते हैं, सी की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी की वैल्यू है 3। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3। तो ये भी आपका 3 आ गया, ये भी क्लियर है बात, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पास है। तो जितने भी इंटरसेक्शन एलिमेंट है सभी का सम। ये भी एक से ज्यादा में पास है, ये भी एक से ज्यादा में, ये भी 2 में पास है, और ये तो 3 में पास है, तो इन सभी का सम। तो जहां तक आपका ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या होगा, बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। राइट, बी की वैल्यू कितनी थी 2, डी हम 0 आया था, ई आपको क्वेश्चन में गिवन है 4, और एफ की वैल्यू कितनी है 3। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज 9। तो आंसर क्या होगा आपका 9। तो ये आपका क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस को आप वेन डायग्राम से कर सकते हो, तो एग्जाम में आएगा। तो आप ये मत कह देना कि, तो आप ये मत बोल देना कि आउट ऑफ सिलेबस है, भैया आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। हाँ, उस फॉर्मूले से नहीं के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कहा जा रहा है आपको, आप ऐसे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। या तो आपको एग्जाम में इस तरह से आएगा, 3 सर्कल वाला क्वेश्चन या 2 वाला आएगा। एक क्वेश्चन में आपको 2 वाला भी करवा देता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, ठीक है। तो चलिए एक 2 वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन क्या है, इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने 60। अब यहाँ से आपको ये चीज क्लियर होगी, ये यूनिवर्सल सेट है। 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। तो कितने क्रिकेट खेलने वालों का एक सेट बना देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एनसी इक्वल टू कितना हो गया 25। 20 स्टूडेंट प्ले टेनिस, तो ये हो गया आपका एनटी। एनटी कितना हो गया 20। एंड 10 स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स, यानी कि ये हो गया एन सी इंटरसेक्शन टी, ये आपका हो गया 10, ठीक है। आपको कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नीदर। अब ये बताओ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना टेनिस खेलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। टोटल दैट इज 60, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, ये आपका कितना है 25, तो ये हो गया 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले टेनिस, ये आपका हो गया 20। और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ क्रिकेट एज वेल एज टेनिस, ये आपका हो गया 10, ठीक है।
अब हम बनाते हैं वेन डायग्राम, और बहुत ही इजी वे में देखो हम वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे, और वेन डायग्राम से ही करना है। दूसरा जो मेथड है मैं बार बार कह रहा हूँ वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट मेथड। तो ये हम सेट मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट, और ये जो ग्रीन वाला सेट है वो हम मान लेते हैं, अरे भाई ये कैसा सेट आ गया, ये हमारा सेट हो गया नंबर, अरे रुको भाई मैं आज से बना देता हूँ, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, एक बार फिर ट्राई करके देता हूँ लास्ट बार। यस। सो ये हो गया आपका ग्रीन वाला सेट बन गया हमारा, ये हो गया हमारा टेनिस का। ठीक है, तो ये हो गया टी, और इसको मैं ले लेता हूँ सी। राइट। अब आप ये देखो, यूनिवर्सल सेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 60। तो यूनिवर्सल सेट में तो टोटल स्टूडेंट आ गए 60। क्रिकेट, पहले इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन में 10, आप ध्यान से देखो, टोटल स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलते हैं वो 25, 25 में से इंटरसेक्शन में चले गए 10, तो ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं वो कितने हैं, वो है 50। ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टेनिस खेलते हैं वो है 20, 20 में से 10 स्टूडेंट तो यहाँ आ गए इंटरसेक्शन में, तो बाकी कितने बच्चे, 10। तो 10 स्टूडेंट ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर, नीदर का मतलब ना वो क्रिकेट खेलते हैं ना वो टेनिस खेलते हैं। अब ये कैसे निकालोगे, भैया टोटल स्टूडेंट कितने थे यूनिवर्सल सेट में, कितने हैं, 60। 60 में से ये तीनों वैल्यू माइनस कर दो, बस सिंपल सी बात है। भैया जो इन सर्कल के बाहर है, जो इन सर्कल के बाहर स्टूडेंट है वो है जो ना क्रिकेट खेलता है ना टेनिस खेलता है, हमें तो ये वैल्यू निकालनी है जो मैं शेड कर, तो सर्कल के अंदर वाली सारी वैल्यूज माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 10 प्लस 10। जब आप इन स्टूडेंट्स को माइनस कर दोगे, जब आप इन स्टूडेंट्स को माइनस कर दोगे, तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 60 माइनस, ये हो जाएगा आपका 35, एंड इट इज इक्वल टू 25। क्लियर है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे हमें इतना ही करना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मैंने आपकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, भाई कुछ भी अगर ऐसा हो कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो कैसे आ सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। या तो 3 सर्कल वाला क्वेश्चन आएगा, या आपके पास 2 सर्कल वाला क्वेश्चन आएगा जैसे कि ये है, तो आपको घबराना नहीं है, वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। So this is for today's class, and I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you get the regular notification of my classes. Thank you and have a great day.